नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष आईटीआई में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में फिटर के महत्वपूर्ण ट्रेड जो है, पहला चैप्टर है सुरक्षा और सावधानी। तो इसके हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इस चैप्टर से महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी यह आपके लिए अत्यंत यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है दोस्तों वह है मशीनों के पुर्जों को खोलकर फिट करने का कार्य कौन करता है? वह असेंबली फिटर द्वारा किया था। मशीनों को खोलकर जो फिट करने का कार्य किया था वह असेंबली फिटर के द्वारा किया जाता है। फैब्रिकेशन फिटर धातु की सीटों पर रिवोटों द्वारा जोर लगाकर वस्तुओं का निर्माण करता है। फैब्रिकेशन फिटर जो होता है वह धातु की सीटों पर रिवोटों द्वारा जोर लगाकर वस्तुओं का निर्माण करता है। अगला हमारा टॉपिक है बंद पड़ी मशीनों को मरम्मत करके उन्हें पुनः चालू करना जो है मेंटेनेंस फिटर का कार्य होता है। बेंच फिटर द्वारा अधिकांश कार्यों में रेती का उपयोग किया जाता है। बेंच फिटर जो होता है वह अधिकांश कार्य अपनी रेती की मदद से कार्य करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पाइप फिटिंग करने वाले फिटर को क्या कहते हैं? पाइप फिटिंग जो फिटर करता है उसे हम लोग प्लम्बर कहते हैं। कार्यशाला में जरा सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जिस उपकरण के विषय में संपूर्ण जानकारी ना हो उसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दुर्घटना हो सकती है। क्या हो सकती है? ऐसा करने से दुर्घटना हो सकती है। अगला हमारा टॉपिक है कार्यशाला में दुर्घटना होने का मुख्य कारण स्वच्छता में कमी का होना भी है। और साथ ही किसी भी अनचाही आकस्मिक दुर्घटना जो आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है से सुरक्षित रहना ही सुरक्षा कहलाती है। सुरक्षा क्या कहलाती है? अनचाही आकस्मिक दुर्घटना जो किसी आदमी के बिना चाहे दुर्घटना हो जाती है और वातावरण को प्रभावित करती है, तो ये इससे सुरक्षित रहना ही सुरक्षा कहलाती है। किसी कार्यशाला में प्रयुक्त सुरक्षा मानक तथा नियम ही सुरक्षा की कुंजी है। वहाँ पे जो सुरक्षा का मानक है और जो सुरक्षा के लिए नियम बनाया गया है उसी का पालन करना ही सुरक्षा की कुंजी होती है। अगला हमारा टॉपिक है कार्यशाला में स्वयं अपनी सुरक्षा के साथ साथ मशीनों एवं मशीन पर प्रयुक्त किए जाने वाले औजारों की सुरक्षा भी आवश्यक होती है। कार्यशाला में दीवारों व मशीनों पर विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संकेत लगे होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अनिवार्य संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं। निषेधात्मक संकेतों से अभिप्राय है कि इन संकेतों द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है। निषेधात्मक संकेत जो होता है वह किसी कार्य को मना करने हेतु इस संकेत का उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है सूचना संकेतों को हरी पृष्ठभूमि पर, इसका बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड ग्रीन हरा होता है और सफ़ेद रंग की आकृति सफ़ेद रंग की बनी होती है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला टॉपिक है किसी कारीगर द्वारा वस्तु को आकर्षक रूप, परिमाप एवं उपयोगी रूप में तैयार करना उसके कौशल पर निर्भर करता है। अगला टॉपिक है हमारा किसी कारीगर में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ ऐसा कौशल जो आपात स्थिति में लाभदायक हो। आपात स्थिति में जो है कि किसी स्वाभाविक कारीगर का जो है कि ऐसा कौशल जो आपात स्थिति में लाभदायक हो, वह उस कारीगर का क्या कहलाएगा? मृदु कौशल कहलाता है। अगला टॉपिक जो है वह महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कार्यशाला में 50 वोल्ट एसी एवं 120 वोल्ट डीसी से अधिक वोल्टेज दुर्घटना का कारण बन सकती है। यह क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आ सकता है कि कार्यशाला में 50 वोल्ट एसी का प्रयोग और 120 वोल्ट डीसी से यदि अधिक वोल्टेज होता है तो वह दुर्घटना का कारण बन सकती है। अगला टॉपिक किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आगमन से पूर्व किया जाने वाला उपचार जो होता है वही प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। उसके बाद है पीपीई पीपीई का जो पूरा नेम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत रक्षक उपकरण साधन जो विविध रूपों में मानव शरीर का आवरण के रूप में रक्षा करती है। मानव शरीर की रक्षा जो करती है वह व्यक्तिगत रक्षक उपकरण यानी पीपीई होता है। 5S अवधारणा एक जापानी शब्दों का समाकलन है। दोस्तों आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5S अवधारणा जो है यह एक जापानी शब्द है, आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। उसके बाद है छटनी यानी शॉर्ट। 5S का जो एक टर्म है वह शॉर्ट है यानी छटनी अभिधारणा को रेड टेनिन के नाम से भी जाना जाता है। छटनी जो होता है शॉर्ट को
रेड टेनिन के नाम से भी जानते हैं। प्रणाली विफलता किसी कार्यशाला के तंत्र में उत्पन्न आकस्मिक व्यवधान है जिससे कार्य की निरंतरता प्रभावित होती है। अगला टॉपिक है, कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारियों के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारतवर्ष में अधिनियमों एवं कानूनों का गठन किया गया है। मजदूरी भुगतान अधिनियम को वेतन भुगतान भी कहा जाता है। मजदूरी भुगतान अधिनियम जो है, इसका अन्य नाम क्या है? वेतन भुगतान अधिनियम है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ताओं को उन कारणों की क्षतिपूर्ति करनी होती है जिस वजह से उन श्रमिक की मृत्यु हो जाती है और वह कार्य करने योग्य नहीं रह जाते हैं। कार्यशाला में हाउसकीपिंग तथा अच्छी शॉप फ्लोर प्रक्रिया से आशय उस साफ सफाई से जो है जहाँ पे जो कर्मचारी को दुर्घटना मुक्त और सुरक्षापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराती है, वह हाउसकीपिंग यानी कार्यशाला को स्वच्छता में रखना, और यही एक जो है कि हाउसकीपिंग का साफ सफाई से रिलेशन होता है कि कर्मचारी को वहाँ पे दुर्घटना होने से बचाना और उसे एक प्रकार की सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराता है। और हॉट वर्क सीमित कार्यक्षेत्र में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। कार्यशाला में मटेरियल हैंडलिंग उपकरणों से तात्पर्य ऐसे उपकरण से है जो विनिर्माण, खपत, भंडारण, नियंत्रण एवं सामग्रियों एवं उत्पादों की सुरक्षा हेतु उपयोग किए जाते हैं। वही हैंडलिंग उपकरणों से तात्पर्य होता है कि जो निर्माण हो और खपत हो, भंडारण हो, उसका नियंत्रण किया जा सके और सामग्री उत्पादों से सुरक्षा होती है, वहाँ पे सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी प्रश्न की संख्या 25 होगी, तो अंत तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय है? दुर्घटना को टालने का कौन सा सर्वोच्च उपाय है? ए में है कुशल कारीगर के समान कार्य करना, बी में है मशीन जॉब कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, उपरोक्त में से सभी। क्या है? उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा। मशीन जॉब तथा कार्य क्षेत्र से संबंधित जो वहाँ पे प्रिकॉशंस है, सावधानी है, उसका यदि आप पालन करते हैं तो वह दुर्घटना टालने का एक सर्वोच्च उपाय है, एक बढ़िया तरीका है कि आप दुर्घटना होने से बच जाएंगे। अगला प्रश्न है, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं? अनजाने में हुई घटना को क्या कहते हैं? अनियंत्रित होता है वह दुखद परिणाम होता है जो कि अनजाने में घटना हो जाती है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? दुर्घटना, घटना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दुर्घटना। क्या कहलाती है? वह दुर्घटना कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं होती है? दुर्घटना यानी एक्सीडेंट नहीं है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि यहाँ हो जाता है, बीमा कंपनी से पैसा कम होने को अपनी उंगली काट लेना। और यहाँ पे अब हम लोग अगले ऑप्शन को देखेंगे तो हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को जब लग जाता है तो वह एक दुर्घटना का कारण है। और यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना, यह एक दुर्घटना का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है वह है हमारा, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कार्य में रुचि ना होना तो यहाँ पे दुर्घटना का कारण हो सकता है। अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुक होना, डी में है अनुशासनहीन होना। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, अधिक फुर्तीला होना। अधिक फुर्तीला होना यह एक दुर्घटना का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा जो है कि ऑप्शंस जो है वह दुर्घटना का कारण नहीं है? तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित लेआउट। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब यानी असावधानी है, असुरक्षित हस्त औजार और असुरक्षित लेआउट, यह सब दुर्घटना का जो है कि मेन पॉइंट है औद्योगिक में, इंडस्ट्रियल एरिया में। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्यशाला में डैश डीसी से अधिक वोल्टेज दुर्घटना का कारण बन सकती है। अभी हम लोग
पॉइंट में इसको डिस्कस किए कि कितने वोल्टेज डीसी वोल्टेज से ज़्यादा यदि आती है तो वह दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 120 वोल्ट। 120 वोल्ट डीसी से यदि अधिक वोल्टेज आती है तो वह एक दुर्घटना का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को यहाँ पे क्या हो जाएगा, आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, चिकित्सक के आने तक लेटा देना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। कार्यशाला में यदि असुरक्षित पहनावे है तो जिसको कार्यशाला में नहीं पहनना होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ढीले कपड़े, टाई और मफलर को कार्यशाला में नहीं पहनना होता है, क्योंकि यह मशीन से उलझ करके एक दुर्घटना का कारण हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है वह है हमारा, निम्नलिखित में सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। निम्नलिखित में सिर की सुरक्षा से जो है कि एक प्रमुख साधन नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, तो ए में है सुरक्षा हेलमेट, यह एक साधन है, हेयर नेट, बम्प केप, फेस शील्ड, ये एक किसकी है, सिर की सुरक्षा की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फेस शील्ड। फेस शील्ड जो है यह हमारे चेहरे को जो है कि चेहरे को सुरक्षित करता है, चेहरे को सुरक्षा प्रदान करता है फेस शील्ड, तो ना कि यह हेड की सिर की सुरक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, तेलीय फर्श को साफ करने के लिए डैश रहना चाहिए। तेलीय फर्श को साफ करने के लिए डैश रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेत डालना चाहिए। रेत डालना चाहिए, ना कि CO2 का स्प्रे करना, ना कि पानी डालना। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यदि तेलीय फर्श पर तेल लग चुका है तो उसको हम लोग साफ करना है तो रेत डालना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा निषेधात्मक संकेत के अंतर्गत आता है। निषेधात्मक संकेत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, भागने के लिए मना करना। भागने के लिए मना करना, धूम्रपान करना, आग जलाना, श्वास यंत्र पहनना। तो यहाँ पे निषेधात्मक संकेत का जो मेन पॉइंट है, यह किसी भी चीज़ को मना करता है, तो भागने के लिए मना करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं, वृत्त के आकार के बने होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य संकेत यानी मैंडेटरी सिंबल जो होती है वह वृत्त नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है। सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे निषेधात्मक है, चेतावनी है, उपयुक्त संकेत, सूचनात्मक संकेत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है उपयुक्त संकेत। यह एक सुरक्षा का प्रकार नहीं होता है, उपयुक्त संकेत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें फिगर दिया हुआ है। तो चित्र में फिटिंग कार्य में उपयोगी किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है। किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है। तो 15 का सी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब आएगा, यानी चेतावनी संकेत यहाँ पे दिया गया है कि आप इस तरह से ना जाएं, तो यह एक चेतावनी संकेत है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहर से खतरे को लेकर के कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का यह एक मेडिकल से जो होती है वह एक, और यहाँ पे जो है एक जैसे एम्बुलेंस में जो यह एक चिकित्सा से संबंधित यह एक सिंबल है, और यह जो है यह एक विकिरण से संबंधित, जो कि कहाँ से रेडिएशंस निकलता है तो उससे संबंधित है। और हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक खतरे से संबंधित चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र विकिरण
से खतरे को दर्शाता है, और विकिरण से खतरे को दर्शाता है, विकिरण से। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले हम लोग पीछे जो चर्चा किए तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पीछे जो बताए कि यह ऑप्शन नंबर सी में जो हम लोग बात किए, तो यह एक क्या है, यह एक लेजर बीम का उदाहरण है। यहाँ पे हम लोग 17 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यह एक विकिरण का जो है, यह एक बीच में पंखे और तीनों तरफ जो है कि पंखुड़ियाँ जो होती है उसके समान है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चेतावनी संकेत किस प्रकार के होते हैं? चेतावनी संकेत किस प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। चेतावनी संकेत जो होती है वह त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार शेप में बनी होती है, त्रिभुजाकार आकार में बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, चित्र में प्रदर्शित जो है, चित्र में प्रदर्शित चेतावनी क्या दर्शाता है? यहाँ पे चित्र का फिगर जो दिया हुआ है यह किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत झटके का खतरा, यह उसको दर्शाता है, विद्युत झटके का खतरा यहाँ पे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वह है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है? चेतावनी निर्देश जो कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध, यानी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, तो यह एक जो है कि निर्देश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सक यानी डॉक्टर के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड जो होती है, यानी डॉक्टर के आने से पूर्व जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाती है वह फर्स्ट एड होती है, यानी प्राथमिक चिकित्सा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न जो हमारा है वह है, फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं डैश रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसानी से अभिगम स्थान पर, मतलब उस स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पे हम लोग, यानी उस स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त जब दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में हम लोग तुरंत उस स्थान पर पहुँच करके फर्स्ट एड बॉक्स को समय रहते हम लोग ला सकते हैं। तो उस स्थान पर हम लोगों को रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देखें कि सांस चल रही है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, बेसिक लाइफ सपोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? बेसिक लाइफ सपोर्ट में निम्नलिखित प्रक्रिया कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी ये चारों ऑप्शन में से सही है। वायु मार्ग साफ, सांस पुनः चालू, दिल में धड़कन पुनः चालू करना। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न, वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी क्रिया महत्वपूर्ण होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्वसन क्रिया एक होती है और एक रक्त परिसंचरण होती है। और एक क्या होती है, रक्त परिसंचरण की जो क्रिया होती है वह दोनों जो है कि वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है और रक्त परिसंचरण की क्रिया होती है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 25 क्वेश्चन और मतलब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किए। तो यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।